दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आज आप सभी के लिए एनवीएस और केवीएस वालों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और पत्रकारिता की 2000 एमसीक्यू और पीवाईक्यू की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। भाई देखो, ये क्लास जरूर केवीएस और एनवीएस के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। उसके अकॉर्डिंग ईएमआरएस, एस्टेट, जहां भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उन सबके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से जरूर करें भाई। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रिय प्रवास में। पहला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। जो प्रिय प्रिय प्रवास है, इसमें किस रस की प्रधानता है। तो रौद्र रस की, करुण रस की, हास्य रस की या विभत्स रस की। जो प्रिय प्रवास है हरिओं जी का, इसमें करुण रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है भाई? करुण रस की प्रधानता रहेगी। ठीक है। और यह क्या है? खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। और किसका है? हरिओं जी का है। और इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक और नायिका के रूप में दिखाया है। ठीक, सॉरी, नायक और नायिका के सतर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी, ठीक है, और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिओद ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। किसको भाई? हरिओद जी को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थर कानन डायन से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था। ठीक है। जो आर्थर कानन डायन थे, इससे हिंदी के ऐसे कौन से उपन्यासकार थे जो प्रभावित थे। तो पहला है गोपाल राम गहमरी, दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, डी नगेंद्र कोहली। तो भाई अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, गोपाल गहमरी। हिंदी उपन्यासकार गोपाल गहमरी आर्थर कानन डायन से प्रभावित थे। गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास, क्या भाई? जासूसी उपन्यासकारों के प्रवर्तक भी माना जाता है और हिंदी का कानन डायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का कानन डायन भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, गोपाल राम गहमरी को। तीसरा क्वेश्चन है, सुनंदा जिनेंद्र के किस कहानी की पात्र है। ठीक है। जो सुनंदा है, ये जिनेंद्र जी की कौन सी ऐसी कहानी है, कहानी पूछा है, इसकी पात्र है। तो हत्या, अपना अपना भाग्य, बाहुबली या पत्नी। जो सुनंदा है भाई, वो जिनेंद्र की पत्नी कहानी की पात्र है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो जिनेंद्र जी हैं, इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? खेल है। कौन सी है? खेल है, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आपको ध्यान रखना है। और इनके अन्य कहानी संग्रह है, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। फांसी 1929 ईस्वी प्रकाशन है इसका। दो चिड़िया 1935 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। एक रात 1934 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है भाई। फिर नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और ध्रुव यात्रा 1944 में इसका प्रकाशन हुआ था। पाजेब काफी महत्वपूर्ण कहानी है भाई जिनेंद्र जी की। 1942 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था, पाजेब का। जय संधि 1949 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण कहानियां रहेगी जिनेंद्र जी की। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। ठीक है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है, इनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कृष्ण को महापुरुष की तरह अंकित किया है। तो रस कलश, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास या पारिजात। पहले तो देख लो, चारों की चारों रचनाएं हरिओद जी की है। ठीक है। और भाई जो प्रिय प्रवास है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास को महाकाव्य में, ठीक है, महाकाव्य, ये प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है, पूछा जाता है कई बार।
महाकाव्य में जो श्री कृष्ण है, ठीक है, इसको महापुरुष के रूप में अंकित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रिय प्रवास है, इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कैसा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम, जो प्रिय प्रवास है, इसका सर्वप्रथम नाम भाई क्या था? व्रजांगना विलाप। ठीक है, व्रजांगना विलाप था प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम। और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के, काफी बार पूछा जाता है, संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। ठीक है, वर्णवृत्तों पर आधारित है प्रिय प्रवास, संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है भाई। और प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है। कितने हैं? 17 सर्ग है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। और इनको कवि सम्राट की उपाधि और प्रिय, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी है, ठीक है, इनको कवि सम्राट की उपाधि और प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, कवि सम्राट की उपाधि प्रिय प्रवास के लिए को मिली है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? अगर आप चाहते हो मैं पूरी आपको डिटेल क्वेश्चन की बताती चलो तो बता देना, और अगर आप चाहते हैं मैं ओनली आपको जल्दी जल्दी रैपिड फाइट की तरह बस टिक टिक लगाते चलो तो वैसे भी आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रागे राघव द्वारा नहीं लिखा गया, ये हमें बताना है। तो भाई बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश और भाग्यवती। तो रागे राघव का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो भाग्यवती नहीं है भाई। ठीक है, भाग्यवती किसका उपन्यास है? ये है सरदाराम फिल्लोरी का। किसका? सरदाराम फिल्लोरी का। 1777 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बंदूक और बीन इन्हीं का है। देवकी का बेटा भी रागे राघव का है और पक्षी और आकाश भी इन्हीं का है भाई उपन्यास, रागे राघव जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? ठीक है, शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। सात के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। तो जो नए पत्ते हैं ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। नए पत्ते, सात के लोग भी शेखर जोशी की रचना है, हलवाहा भी है और एक पेड़ की याद भी इनकी ही रचना है। तो भाई नए पत्ते किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निराला जी की रहेगी नए पत्ते रचना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? जो हिंदी है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? देखो भाई मैंने इस क्लास से पहले आपके लिए सीरीज चला रखी है। ठीक है, हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास और हिंदी साहित्य का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। ठीक है, तो पीवाईक्यू हम रिपोर्टाज तक कर चुके हैं। नहीं वे रिपोर्टाज तक नहीं, जीवनी या संस्मरण तक कर चुके हैं। आप प्लीज जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां तक जरूर से जरूर देखें। ठीक है, आपके क्वेश्चन काफी हल हो जाएंगे। तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता? तो शिवदान सिंह चौहान को, राम कुमार वर्मा को, उपेंद्र नाथ अश को या निर्मल वर्मा को। भाई हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ठीक है, और जो रिपोर्टाज है ये काफी बार पेपर में पूछा गया, ध्यान रखना जो मैं आगे बता रही हूँ। जो रिपोर्टाज शब्द है, रिपोर्टाज शब्द है, एक मिनट भाई, रिपोर्टाज शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का है। कैसा है? फ्रांसीसी भाषा का, काफी बार पूछा गया है। जो रिपोर्टाज शब्द है ये कैसा है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है, और हिंदी गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। ठीक है, हिंदी में रिपोर्टाज का। और जो रूपाब प्रतिभा है इसके दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित जो लक्ष्मीपुरा है इसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। और ये जो लक्ष्मीपुरा है ये शिवदान सिंह चौहान जी का ही रिपोर्टाज है भाई। और रूपाब पत्रिका में ये 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या भाई कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है?
राजेंद्र प्रसाद, गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, मैंने आत्मकथा विधा की भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, तो जाकर देखना, आपके सभी क्वेश्चन डाउट हो जाएंगे और एक ही क्लास में काफी महत्वपूर्ण आत्मकथा के क्वेश्चन मैंने विद व्याख्या आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा, तो भाई राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा 1947 में प्रकाशित है। ठीक है, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ये आत्मकथात्मक निबंध जो 1946 में प्रकाशित हुई, इनकी मेरी असफलताएं, और ये क्या है, आत्मकथात्मक क्या है, निबंध है, और 1946 में इनका प्रकाशित हुआ था। चतुर्सेन शास्त्री, इनकी है यादों की परछाई भाग 1 1956 में, और मेरी आत्म कहानी भाग 2 1963 में प्रकाशित हुई भी। आगे देखते हैं, और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करेंगे भाई विद डिटेल। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जो साकेत है, इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन रहेंगे, ये हमें बताना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है, साकेत क्या है, एक महाकाव्य है, और मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी की कौन से है रचना, काफी महत्वपूर्ण, कामायनी। ठीक है, महाकाव्य की श्रेणी में आती है, 1935 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और लोकायतन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, जो 1964 में प्रकाशित है, यह भी महाकाव्य की श्रेणी में आती है। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत की एक को रचना है गुणवंत हेमंत, काफी महत्वपूर्ण रचना है ये हेमंत, और 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और श्रीधर पाठक की काफी महत्वपूर्ण रचना है एकांतवासी योगी, 1886 में प्रकाशित हुई थी ये रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? देखो, भाग्यवती हमने देख लिया किसका उपन्यास है, पहले हम देख चुके हैं, सरदाराम फिल्लोरी का है, और 1877 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भाग्यवती, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो भाग्यवती उपन्यास है वो किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये हमें बताना है। तो वयो से संबंधित, सामाजिक, प्रकृति से संबंधित या तिलस्मी। तो भाग्यवती भाई सामाजिक उपन्यास है। कैसा है? सामाजिक उपन्यास है। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। जो भाग्यवती है ये 1875 में तो 77 में तो प्रकाशित हुआ था, और ये एक सामाजिक उपन्यास है, और इसके लेखक मैंने आपको बताया कौन था, सरदाराम फिल्लोरी थे। ठीक है, और डॉक्टर जो विजय शंकर मल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना है। ठीक है, किसने माना हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये ध्यान रखना है, विजय शंकर मल्ल ने। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और जो जो तिलस्मी से संबंधित उपन्यास किसका है? चंद्र कांता है ये उपन्यास। ठीक है, और 1886 में ये प्रकाशित हुआ था, और किसका उपन्यास है ये? देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास रहेगा चंद्रकांता। और इसकी किस विधा में है, किस प्रकार है? तो तिलस्मी उपन्यास है ये। ठीक है, चंद्रकांता। और इनको भाई जो भाई देवकी नंदन खत्री है, इनको तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास के जनक भी माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और प्रकृतिवादी उपन्यासकार कौन है? पांडे बेचैन शर्मा मुखर्जी है प्रकृतिवादी, ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछ रखा है प्रकृतिवादी उपन्यासकार कौन है, तो पांडे बेचैन शर्मा है। ठीक है, आपको सभी ऑप्शन में आपको बताती चल रही हूँ, डिटेल देती चल रही हूँ। ठीक है, और फागुन के दिन 4। ठीक है, फागुन के दिन 4 क्या भाई? फागुन के दिन 4। ठीक है, 4 ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित पांडे बेचैन शर्मा मुखर्जी का उपन्यास है, और इनको प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका का संपादक कौन है? ठीक है, जो बाला बोधनी, ठीक है, एक पत्रिका है, और कैसी है? स्त्री शिक्षा संबंधी। ठीक है, इसके संपादक पूछ रखे हैं कौन है, तो कौन है भाई? श्रीनिवास दास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, राम नरेश त्रिपाठी है, गौरीदत्त शुक्ल जी है। तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। ठीक है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक।
और ये कैसी पत्रिका थी? स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका है। और बाला बोधनी का संपादन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? बनारस से भाई। ठीक है, और किसने करवाया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य पत्रिकाओं के नाम है कवि वचन सुधा। ठीक है, पेपर में पूछी जाती है। 1868 में प्रकाशित थी और ये मासिक पत्रिका थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। ठीक है, ये सभी पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित, ये भी मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकलती थी भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। जो भाई गलत विकल्प है वो हमें बताना है। और कल ही मैंने संस्मरण विधा की आपको क्लास प्रोवाइड करवाई थी और एक क्लास में मैंने सभी आपको संस्मरण करवा दिए थे। तो जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं, जो गलत विकल्प है वो बताना है। ज्यादा अपनी कम पराई, ये अश्क जी का संस्मरण है। मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी का है। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का रेखा चित्र रहेगा। और भाई जो डी है, चेतना के बिंब महादेवी वर्मा, ये गलत है भाई, क्योंकि जो चेतना के बिंब है ये महादेवी वर्मा जी का नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें गलत पूछ रखा था। तो गलत कौन सा है? डी आंसर रहेगा। चेतना के बिंब किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। महादेवी वर्मा का कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का काफी महत्वपूर्ण है, पथ के साथी। ठीक है, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भीष्म सहानी द्वारा रचित नाटक नहीं है? नहीं है पूछा है भाई, कौन सा नाटक भीष्म सहानी जी का नहीं है? तो मुआवजे है, कबीरा खड़ा बाजार में है, माधवी है, लेकिन पैर तले की जमीन, ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है। सॉरी भाई, ये मोहन राकेश का नाटक है। पैर तले की जमीन ये भीष्म सहानी जी का नाटक नहीं है। और प्रेम, ये पैर तले की जमीन मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कबीरा खड़ा बाजार में, इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। माधवी का 1985 ईस्वी में हुआ था। और भाई जो मुआवजे है इसका 1993 ईस्वी में हुआ था। और ये भीष्म सहानी जी के प्रमुख नाटकों में गिने जाते हैं। आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, झबरा कुत्ते, जो झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद्र की किस कहानी में किया गया है? जो झबरा कुत्ता है इसका भाई वर्णन प्रेमचंद्र जी की कौन सी कहानी में किया गया है? तो महातीरथ, घासवाली, पूस की रात या नमक का दारोगा। जो भाई पूस की रात है, ठीक है, इस कहानी में झबरा कुत्ते का वर्णन किया गया है और ये प्रेमचंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो देखते हैं भाई किसका निबंध है चीड़ों पर चांदनी। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देख लेते हैं। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, भीष्म सहानी या ममता कालिया। तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी का है भाई निबंध। और निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकार में एक मूर्धन्य कलाकार और पत्रकार है। ध्यान रखना है, आधुनिक कथाकार के रूप में। ठीक है, और शिमला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिमला में इनका क्या है? जन्म हुआ था। और मूर्ति देवी 1994 ईस्वी की इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? जो मेरी जीवन यात्रा है ये प्रभाकर माचवी, राहुल सांस्कृत्यायन अज्ञे या राम कुमार वर्मा। तो मेरी जीवन यात्रा भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और इनके अन्य यात्रा वृत्तांत है मेरी लद्दाख यात्रा। ठीक है, कौन सा है? मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश,
किन्नर देश में, रूस में 25 मास, सॉरी भाई, अरे रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा, लंका यात्रा, जापान यात्रा, ईरान यात्रा, चीन में क्या देखा, लहसा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा आदि इनके काफी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है भाई राहुल सांस्कृत्यायन के। अगला क्वेश्चन है, जनेंद्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। जनेंद्र कुमार के, ठीक है, उपन्यास दे रखे हैं और इनके उपन्यास का सही अनुक्रम हमें बताना है। त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी। तो परख, सुनीता, ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ऐसे आएंगे भाई। परख, कल्याणी, एक मिनट देख रहे थे, परख, सुनीता, तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। ठीक है, देखो परख इनकी 1929 में प्रकाशित हुई रचना है, सुनीता 1934 ईस्वी में भाई, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, फिर है सुगदा 1952 में, विवर्त 1953 में, जयवर्धन 1956 में, मुक्तिबोध 1965 में, अनंतर 1968 में, अनाम स्वामी 1974 में और दशाक 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, काव्य जीवन की आलोचना है, क्या भी काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन है, यह कथन किसका है, काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है, ये हमें बताना है। तो क्रोचे का, वर्ड्सवर्थ का, अरस्तू का या अर्नाल्ड का, तो ये अर्नाल्ड का काफी महत्वपूर्ण कथन रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया, जो हिंदी उपन्यास है इसके विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है। तो प्रेमचंद्र जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, गोपाल राम गहमरी जी को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो भाई हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण प्रेमचंद्र जी को केंद्र में रखकर किया गया है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण किया कैसे गया है, तो कैसे किया गया ध्यान रखना है, आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। प्रथम उत्थान, जो प्रथम उत्थान है ये प्रेमचंद्र पूर्व युग, ठीक है। द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान प्रेमचंद्र युग भाई, प्रेमचंद्र युग। और भाई तृतीय उत्थान है प्रेमचंद्रोत्तर युग। और चतुर्थ उत्थान है आधुनिक बौद्ध के उपन्यास, क्या है चतुर्थ उत्थान में, आधुनिक बौद्ध के उपन्यास, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य, सॉरी 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाला हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे। तो कौन थे भाई जिन्होंने 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाई भाई। तो कौन थे, मुक्तिबोध थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे भाई, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका जो सरस्वती है इसका संपादन कार्य करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे भाई। और सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, पहले चिंतामणि घोष थे, कौन थे भाई, चिंतामणि घोष थे। और 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और इसके जो प्रथम संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास, ठीक है। और ये जो सरस्वती पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी और 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से हुआ था, इंडियन प्रेस के द्वारा हुआ था, प्रयाग से हुआ था और जनवरी मास में हुआ था भाई, ठीक है। और इसका द्वितीय संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए थे जो 1900
1903 से लेकर 1920 तक लगातार इसके संपादक रहे थे। और इसके तृतीय संपादक जब हुआ था, जो 1920 में हुआ था, ठीक है, इसके संपादक रहे थे देवी दत्त शुक्ल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण मैंने आपको बात बताई है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है, महादेवी वर्मा है, जिनेंद्र कुमार है, मैथिली शरणगुप्त है। जो भारत भारती है रचना है, इसके रचनाकार मैथिली शरणगुप्त रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन बताया मैंने? मैथिली शरणगुप्त जी को बताया। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, रंग में भंग 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई, रंग में भंग का। जयद्रथ वध 1910 में, किसान 1917 में, विकट भट्ट 1929 में, गुरुकुल भी 1929 में भाई, झनकार भी 1929 में, साकेत, फिर इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुई थी, यशोधरा 1932 में प्रकाशित हुई थी, द्वापर 1936 में प्रकाशित हुई थी, जय भारत 1952 में प्रकाशित हुई थी, विष्णु प्रिया 1957 में हुई थी, सिद्धराज काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है, 1936 में प्रकाशित हुई थी भाई, और हिंदू वैतालिक और पंचवटी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं है भाई, ये आपको ध्यान रखना है मैथिली शरणगुप्त की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? ठीक है भाई, सोहनलाल द्विवेदी का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है, ये हमें बताना है। तो भैरवी, दूध बतासा, या आद्रा, या पूजा गीत सेवा ग्राम। जो आद्रा है ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी का काव्य संग्रह नहीं है। ठीक है, आद्रा, मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन, जख्म, मिस पोल, इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सभी मोहन राकेश जी की कहानी संग्रह, ध्यान रखना है। भैरवी, दूध बतासा, पूजी पूजा गीत सेवाग्राम, प्रभाती, युगधारा, कुणाल, चेतना, बांसुरी, ये सभी सोहनलाल द्विवेदी जी के काव्य संग्रह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 23वां, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी एक कविता है जिसका नाम है गंगा वर्णन, इसमें किसका परिचय दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये हमें बताना है। तो देखते हैं किसका परिचय दिया है। तो प्रकृति चित्रण का, गांव का, सामाजिक वातावरण का, या व्यंग्य का? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा वर्णन में प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है। भारतेंदु जी की काव्य कृतियां काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम विलाप, प्रेम प्रलाप है, प्रेम प्रलाप, इनकी ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वर्षा विनोद, ठीक है, प्रेम फुलवारी, दान लीला, वसंत, कृष्ण पारित, विजय बतरी, बकरी विलाप, काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी, बकरी विलाप। ठीक है, बंदर सभा काफी महत्वपूर्ण रचना है। नए जमाने की मुकरी काफी महत्वपूर्ण रचना है। रिपुनाष्टक काफी महत्वपूर्ण रचना है। विजय विजय विजयंती काफी महत्वपूर्ण रचना है। और एक रचना है इनकी काफी बार पेपर में पूछी गई है, उर्दू का स्यापा। ठीक है, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? अध खिला फूल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, या बादल राग? तो अध खिला फूल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना नहीं है भाई। अध खिला फूल किसकी रचना है? ठीक है, हरिओ जी की रचना रहेगी अध किला फूल, और 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना हरिओ जी की ठेठ हिंदी का ठाठ, जो 1899 में प्रकाशित रचना है इनकी। ठीक है, और ठेठ हिंदी का जो ठाठ है ये उपन्यास है, और उसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। जो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, इसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, सांध्य सुंदरी,
भिक्षुक, जूही की कली, ये सभी निराला जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध थे? तो कौन से कवि प्रसिद्ध थे भाई उप कवि सॉरी नवीन उपनाम से? तो माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से प्रसिद्ध थे भी, और ये काफी महत्वपूर्ण कवि थे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में है। कैसे? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, इसके काफी महत्वपूर्ण कवि है वे बालकृष्ण शर्मा नवीन। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुमकुम, काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है कुमकुम, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रश्मि रेखा, अपलक, हम विस्पाई जन्म की, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रचना है हम विस्पाई जन्म की, और काफी बार पेपर में पूछी गई है। और विनोबा के सतवन, उर्मिला आदि, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो भाई बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर क्या है? प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य किया। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्मदास किसके शिष्य थे? जो धर्मदास है ये किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, कबीरदास के, गुरु नानक देव के, सूरदास के? तो धर्मदास भी कबीरदास के शिष्य थे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अब देखते हैं शिष्य और गुरु, इनको देख लेते हैं। तुलसीदास के शिष्य, जो तुलसीदास है ये किसके शिष्य थे? तो ये नरहरियानंद या शेष स्नातक के शिष्य थे। कबीर किसके थे? रामानंद के थे। सूरदास वल्लभाचार्य के थे। और धर्मदास मैंने आपको बता दिया कबीरदास के शिष्य थे वे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? जो भारत है इसमें आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, ये हमें बताना है। और जिस बच्चे ने अगर मेरी क्लासें देखी है, ठीक है, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, तो उसमें मैंने आपको नोट्स के जरिए डिटेल से बता रखी है आर्य भाषा जो थी इसका आरंभ कैसे कैसे हुआ था। तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1300 ईस्वी के इसी पूर्व के आसपास, या 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो भाई भारतीय आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से हुआ था। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है भाई। और जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व था, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, फिर मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईसा पूर्व से आज तक, ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का समय है भैया। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? जो द्वंद्व गीत है ये किसका काव्य संग्रह है, ये हमें बताना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, दया सिंह उपाध्याय हरिओद का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो द्वंद्व गीत वही रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह रहेगा द्वंद्व गीत, ठीक है। और दिनकर जी के काव्य है काफी महत्वपूर्ण है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू आदि काफी महत्वपूर्ण के काव्य संग्रह रहेंगे दिनकर जी के भाई। अगला क्वेश्चन है, वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की है? क्या भी वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली, कैसी भी? जैसी कोमलकांत पदावली माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचना किस कवि की है? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह या सेनापति? तो भाई ये सुमित्रानंदन पंत जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि, ठीक है। वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किसकी है? मैंने किसकी बताई? सुमित्रानंदन पंत की है। और पंत को भाई प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या भाई? सुकुमार कवि कहा जाता है पंत जी को, ध्यान रखना आपको। और पंत की कविताओं को 4 श्रेणियों में बांटा भी गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी है उसके दिन मनाना शुरू किया था? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया था। इनका जन्म भाई 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। इन्होंने उस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को घोषित किया। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास काफी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। और कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुण, सांध्य, कांकली भी इनकी काफी महत्वपूर्ण कविताएं हैं वे। अगला क्वेश्चन है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा से, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता से, दीन दलित भारत की विधवा है, किस कवि की पंक्तियां हैं? क्या भी वह, आज भी भाई मैंने आपको एक छायावाद और उत्तर छायावाद की काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की क्लास दी है, तो प्लीज आप उसको जरूर से जरूर देखना भाई। ठीक है, तो देखते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा से, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता से, दीन दलित भारत की विधवा है, किस कवि की पंक्तियां हैं ये? तो भाई सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो भाई ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, पंक्तियां हैं। और ये जो निराला जी है इनकी विधवा कविता से है। इससे विधवा कविता से है, ठीक है। विधवा कविता किसकी है? निराला जी की है विधवा कविता, और उनसे ये पंक्तियां ली गई है। विधवा कविता परिमल में संग्रहित है, जो इनका परिमल काव्य संग्रह है इसमें ये कविता संग्रहित है, विधवा, ठीक है। स्मितानंद पंत प्रमुख छायावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख छायावादी कविताएं हैं, देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख छायावादी कविता उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा और पल्लव गुंजन गई। अगला क्वेश्चन है, निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के है? निहार और रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के? सुभद्रा कुमारी चौहान, सिया रामशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी। तो महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह रहेंगे निहार और रश्मि भी, ठीक है। निहार और रश्मि काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। और गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा जी को मिली है वैसे और किसी को भी नहीं मिली, आपको ध्यान रखना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा, काफी बार पेपर में पूछी गई है, और मुकुल, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो सियाराम शरण गुप्त हैं, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, ठीक है, मौर्य विजय, अनाय अनाय, ठीक है, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मो सर्ग और बापू, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? क्या भी जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? निशा निमंत्रण, झरना, असाध्य वीणा या अभिशाप? तो भाई अज्ञे जी की असाध्य वीणा जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। असाध्य वीणा किसकी है? तो अज्ञे जी की, मैंने अभी बताया, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। और ये एक लंबी कविता के अंतर्गत आती है असाध्य वीणा, मैंने उसकी क्लास भी आपको दी है, काफी महत्वपूर्ण जो लंबी कविताएं हैं वो भी मैंने दी है, प्रबंध काव्य की भी आपको क्लास दी है, ठीक है। इस कविता का मुख्य भाव क्या है? अहंकार का विसर्जन, ये भी पेपर में पूछा गया है, अहंकार का विसर्जन, ठीक है, असाध्य वीणा का मुख्य भाव है। और आगे की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं हैं नदी के दीप, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला, और कितनी नाव में कितनी बार। तो अज्ञे जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है?
तो मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? शंभुनाथ सिंह है, गिरजा कुमार माथुर है, ठीक है, या भवानी प्रसाद मिश्र जी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता गिरजा कुमार माथुर जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। और गिरजा कुमार माथुर भाई तार सप्तक के कवि हैं, गिरजा कुमार माथुर, ये ध्यान रखना है। और इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, अभी और कुछ आदि भाई। और भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह है गीत फरोश, भुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख आदि भी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इनको हिंदी में आधुनिकता का जन्मदाता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? आधुनिकता का जन्मदाता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? ठीक है, कौन से ऐसे कवि है जिनका बचपन का नाम भाई क्या था? राम बोला था, ये आपको बताना है। तो कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या नंददास? तो भाई तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, ये बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है कवि तुलसीदास, इनके बचपन का नाम क्या बताया मैंने आपको? राम बोला था भाई। ऐसी जनश्रुति है कि गोस्वामी जी जब पैदा हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उनके पूरे दांत थे। जब वे पैदा हुए तो वो रोए बिल्कुल नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। तभी से तुलसीदास को राम बोला कहा जाने लगा। तुलसीदास के पिता का क्या नाम है? आत्माराम दुबे। और माता का नाम क्या था? तुलसी बाई भाई। तो इसी के साथ भाई आज के अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। एक आध चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।